आज हमारा टॉपिक है तन विलयनों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। एआईसी को हम विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ हमें एक नया शब्द देखने को मिला है, अणुसंख्य गुण, जिसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कह रहे हैं। अणुसंख्य गुण क्या होता है विलयन का? तो कह सकते हैं कि मान लीजिए यह कोई विलयन है और इस विलयन में दो चीज़ें होंगी, एक होगा विलायक और दूसरा होगा विलेय। किसी भी विलयन के जो कंपोनेंट्स होते हैं वे विलायक और विलेय होते हैं, और विलयन के अपने कुछ भौतिक गुण होते हैं। यह जो विलयन है इसके अपने कुछ भौतिक गुण होंगे, और विलयन के भौतिक गुण जो होते हैं वे प्रायः विलयन की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। लेकिन बहुत सारे गुणों के अतिरिक्त कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जो विलयन की प्रकृति पर निर्भर न करके केवल विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विलयन के वे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं विलयन के अणुसंख्य गुण कहे जाते हैं। तो यहाँ से बात स्पष्ट हो रही है, किसी विलयन के वे भौतिक गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। विलेय के कणों की संख्या को हम विलेय का मोल प्रभाज भी कह सकते हैं। विलेय के कणों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोल प्रभाज, ठीक है, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो किसी विलयन के वे भौतिक गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। तो अणुसंख्य गुण जो होते हैं किसी विलयन के, वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। तो किसी विलयन के 4 प्रमुख अणुसंख्य गुण निम्नलिखित हैं। पहला है परासरण दाब, जिसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। नंबर 2 वाष्प दाब अवनमन। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और तीसरा है क्वथनांक का उन्नयन। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और नंबर 4 है हिमांक का अवनमन। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये 4 अणुसंख्य गुण होते हैं किसी विलयन के। परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, वाष्प दाब अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, और हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। बात स्पष्ट हो रही है। तो हमारे एग्जाम में ये पूछा जाता है कि किसी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म किसे कहते हैं। तो हम इतनी बात बता देंगे कि किसी विलयन के भौतिक गुण जो विलेय के कणों की संख्या या विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर करते हैं अणुसंख्य गुण कहलाते हैं। और किसी विलयन के 4 प्रमुख अणुसंख्य गुणधर्म कौन कौन से होते हैं? तो परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, वाष्प दाब अवनमन, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर,
क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, हिमांक का अवनमन, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये चारों जो है विलयन के अणुसंख्य गुण हैं, अर्थात ये चारों वे गुण हैं जो विलयन में विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करने वाले हैं। अगर विलयन में विलेय के कणों की संख्या घट जाए या बढ़ जाए तो हम इन चारों प्रॉपर्टीज़ में उतार चढ़ाव देखेंगे। अब अगर मान लें, अब जैसा कि नाम से यहाँ स्पष्ट भी हो रहा है कि अगर किसी विलयन में विलेय के कणों की संख्या बढ़ जाती है तो हम क्या देखेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम देखेंगे कि किसी विलयन में विलेय के कणों की संख्या बढ़ जाने पर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखने को मिलेगा, वाष्प दाब में अवनमन यानी कमी देखने को मिलेगी, क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बढ़ जाएगा, हिमांक का अवनमन और फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो घट जाएगा। तो ये इसकी जो हेडिंग्स हैं इनसे हमें कुछ हद तक पता चल जा रहा है कि किसी विलयन में विलेय के कणों की संख्या का अगर परिवर्तन हो जाए तो जो उसके अणुसंख्य गुणधर्म हैं इन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये इसकी हेडिंग से भी स्पष्ट हो रहा है। तो फर्स्ट हम यहाँ से देखेंगे परासरण दाब के बारे में, ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। तो परासरण दाब शुरू करने से पहले हम झिल्लियों के बारे में देखते हैं कि ये झिल्लियाँ यानी मेम्ब्रेन्स क्या होती हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई विलयन अगर है और इस विलयन में दो घटक होंगे विलयन के, तो हम इसको दिखा देते हैं। रेड कलर जो है हमारा ये विलायक को प्रदर्शित करने जा रहा है और जो ग्रीन कलर है वो प्रदर्शित करेगा विलेय को। तो हमारे विलयन में मिश्रित रूप से विलेय और विलायक दोनों ही मौजूद होते हैं, है ना। अब अगर हम विलयन को एक ऐसा मेम्ब्रेन ले लें, एक ऐसी झिल्ली ले लें, सपोज दैट ये हमारी एक मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन में से हम ऐसे विलयन को अगर हम पास कराएं तो पूरा का पूरा अगर विलयन इसी झिल्ली के ऊपर रह जाए, यानी कि इससे हो करके कोई भी कण पार न जा सके, तो कहेंगे ऐसी जो झिल्ली है वह अपारगम्य झिल्ली है। बात स्पष्ट हो रही होगी कि ऐसी झिल्ली जिससे हो करके न तो विलेय के कण और न ही विलायक के कण आर पार जा सकें, उसे हम क्या बोलेंगे, अपारगम्य झिल्ली, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन कहेंगे इसको, है ना। और अगर मान लीजिए हम एक ऐसे झिल्ली की कल्पना करें जिससे अगर हम ऐसे विलयन को पास कराएं, इसी विलयन को अगर हम क्या करें, पास कराएं, तो हम देखते हैं कि जो विलायक के कण हैं वे इस झिल्ली से हो करके बाहर निकल गए और विलेय के कण जो है वो यहीं पर शेष रह जा रहे हैं, है ना। यानी कि विलयन में से जो विलायक के कण हैं वे क्या हो रहे हैं, आर पार चले जा रहे हैं, लेकिन विलेय के कण पार नहीं जा पा रहे हैं। तो ऐसी झिल्ली को हम बोलेंगे अर्धपारगम्य झिल्ली। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी ऐसी झिल्ली जिससे होकर विलयन में से विलायक के कण जो है आर पार चले जाएं लेकिन विलेय के कण न जा पाएँ, उन्हें हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। और एक झिल्ली हमें ऐसी भी हो सकती है कि जिसमें से अगर हम
विलयन को पास कराएं। तो विलयन में से विलेय और विलायक दोनों ही कण जो है ये आर पार जा सकते हैं। तो ऐसा अगर झिल्ली होगा तो हम इसको बोलेंगे पारगम्य झिल्ली, यानी कि परमिएबल मेम्ब्रेन कहेंगे इसको। क्लियर है? तो 3 तरह की झिल्लियों की हम कल्पना कर सकते हैं। वे झिल्लियाँ जिनसे होकर न तो विलेय के कण आर पार जा सके न ही विलायक के कण आर पार जा सके, उन्हें अपारगम्य झिल्ली कहेंगे। और वे झिल्लियाँ जिनसे होकर विलेय और विलायक दोनों के ही कण आर पार जा सकते हैं, इन्हें हम पारगम्य झिल्ली कहेंगे। और वे झिल्लियाँ जिनसे होकर केवल विलायक के कण ही आर पार जा सकें, विलेय के कण न जा सकें, ऐसी झिल्ली को हम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो आप लिख लेंगे इस चीज़ को। अर्धपारगम्य झिल्ली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर हमें इसी को देखना है। तो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ भी दिया था कि अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है। तो आप बताएंगे वे झिल्लियाँ जो केवल विलायक के अणुओं को अपने से होकर आर पार जाने देती हैं परंतु विलेय के अणुओं को नहीं, अर्धपारगम्य झिल्लियाँ कहलाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया वे झिल्लियाँ जो केवल विलायक के अणुओं को अपने में से होकर आर पार जाने देती हैं परंतु विलेय के अणुओं को नहीं जाने देती हैं, उन्हें हम अर्धपारगम्य झिल्लियाँ कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देख सकते हैं जंतु झिल्लियाँ, यानी कि हमारी जो झिल्लियाँ होती हैं वो दोनों तरह की हो सकती हैं। या तो एनिमल से पाई गई हैं, एनिमल मेम्ब्रेन जिसे कह सकते हैं। अब एनिमल मेम्ब्रेन में हो सकता है जैसे बकरे का आशय, या हम कह सकते हैं इसको गोट्स ब्लैडर। बकरे का जो आशय होता है उसे हम जंतु झिल्ली के रूप में, अर्धपारगम्य झिल्ली के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। या हमने देखा होगा अंडे की झिल्ली, यानी एग मेम्ब्रेन जो होती है, आपने देखा होगा अंडे के ऊपर एक परत पाई जाती है, बहुत पतली सी झिल्ली जो होती है, उसी को हम एग मेम्ब्रेन कहते हैं। ये भी एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। या किसी कोशिका की मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन, ये भी इसी नेचर की होती है। जैसे कि हमने देखा होगा अंगूर या किशमिश की अगर बात करें तो जो उसके ऊपर जो छिलका होता है वो भी एक मेम्ब्रेन की भांति काम करता है, वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। आप देखेंगे किशमिश को अगर पानी में रख दिया जाए तो पानी के जो कण हैं वो किशमिश के भीतर जा सकते हैं। या अगर हम अंगूर को सुखा दें तो जो अंदर का पानी है वो बाहर आ सकता है। तो यानी कि विलायक के कणों के लिए यहाँ पर आने जाने की आज़ादी है। तो वे मेम्ब्रेन जिनसे होकर विलायक के अणु आर पार जा सकें उन्हें ही क्या बोलते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहती हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं अर्धपारगम्य झिल्ली के, जो कि एनिमल मेम्ब्रेन के रूप में जाने जाते हैं या एनिमल्स से प्राप्त किए जाते हैं। इसी प्रकार से जो प्लांट मेम्ब्रेन्स होते हैं, प्लांट मेम्ब्रेन्स यानी कि वानस्पतिक झिल्लियाँ, यानी किसी भी कोशिका की जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं वे क्या होती हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल होती हैं। तो एनिमल मेम्ब्रेन या प्लांट मेम्ब्रेन ये एक कैटेगरी हो जाती है जिसे हम कह सकते हैं कि एक नेचुरल मेम्ब्रेन्स हैं, नेचुरल मेम्ब्रेन्स हैं। अब बात आती है एक आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन की, जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड का एग्जांपल लें अगर हम, कॉपर फेरोसाइनाइड, इसका फॉर्मूला हो जाएगा Cu2Fe(CN6). ये एक एग्जांपल हमें डेफिनेटली याद रखना चाहिए क्योंकि यह एक एग्जांपल है
कृत्रिम झिल्ली का, कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली, यानी कि पूर्ण रूप से अर्धपारगम्य झिल्ली जो कृत्रिम विधि से प्रयोगशाला में रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा बनाई जाती है, रासायनिक यौगिकों के द्वारा बनाई जाती है, उसे हम कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। और जिसका एक बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है कॉपर फेरो साइनाइड। तो हमारी परीक्षा में यह प्रश्न भी आता है कि अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं, इनके उदाहरण दीजिए और किसी एक अर्धपारगम्य झिल्ली का नाम और उसका रासायनिक सूत्र लिखिए। तो यह जो हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट हो जाता है।